Good morning, all of you. Today we are starting the remaining topics of unit second, kinematics. And kinematics का ये चैप्टर है. Kinematics is second unit and second unit का ये थर्ड चैप्टर है, चैप्टर सी, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे वेक्टर्स को. वेक्टर्स का देखिए, मैं आपको बेसिक्स पहले ही करा चुकी हूँ. आई होप यू हैव लर्न दोज वीडियोस कि वेक्टर्स का बेसिक क्या है, कैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, वो सब आप नहीं किया है तो वीडियोस देख लीजिए एक बार. जैसे रेन वाटर प्रॉब्लम थी कुछ, तो वो सारे हैं जो आप एक बार देख लीजिए. आज हम स्टडी करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. अंडर दिस लेक्चर वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स. फर्स्ट होगा हमारा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कि कैसे हम एक वेक्टर को रिजोल्व करते हैं. ठीक है. सेकंड टॉपिक हम करेंगे व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि एक वेक्टर को जब हम रिजोल्व करते हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको हम देखेंगे. दूसरा हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स स्टडी करेंगे, कि कैसे दो वेक्टर्स है उनका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये हमारे पास दो टाइप की प्रोडक्ट हम स्टडी करेंगे. एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट. तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर अंडर आवर टुडेस लेक्चर. ठीक है, ये सब स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से. रिजोल्यूशन क्या होता है, देखिए, किसी भी एक वेक्टर को स्प्लिट कर देना टू और मोर वेक्टर्स में. सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, रिजोल्यूशन मींस स्प्लिटिंग, कि एक वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो. कितने वेक्टर्स में, टू और मोर वेक्टर्स में. और वो जो टू और मोर वेक्टर्स है उन सब का इफेक्ट मिलके उस एक सिंगल वेक्टर के बराबर होगा. देखिए, टॉपिक है आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. एक देखिए, ये वेक्टर का बेसिक्स है, आई होप आपको आता होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि एक वेक्टर का स्प्लिटिंग, ब्रेक कर देना उसको. स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, इसमें दो वेक्टर्स में और हो सकता है टू से ज्यादा भी. तो स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स और मोर, टू और मोर वेक्टर्स, इसी को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी, आप बाकी बुक से पढ़ लें. देखिए, ये हमारे पास एक वेक्टर है r, जस्ट लाइक दिस, इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये आपके पास है, ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में o से. तो हमने सिंपली इस वेक्टर को अगर मैं r से शो कर दूं, तो इस वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है. हमने क्या किया, सिंपली इस वेक्टर को दो वेक्टर्स में क्या कर दिया है, रिजोल्व कर दिया है. देखिए, जस्ट लाइक दिस, ये एक वेक्टर है, हमने इस वेक्टर को एक इस वेक्टर में और एक इस वेक्टर में, इसका माइक ऑन है, हमने इस वेक्टर को सिंपली क्या किया, दो वेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है. यहाँ पे ये r वेक्टर है. देखिए, सपोज हमने इसको a वेक्टर और वेक्टर b में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. अब ये a और b का जो इफेक्ट होगा, मिलके इन दोनों का इफेक्ट किसके इक्वल होगा, इस सिंगल वेक्टर r के इक्वल होगा. तो दिस r, इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस b, कि इस सिंगल वेक्टर का इफेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स, के इन दोनों के इफेक्ट का जो टोटल सम होगा वो इस सिंगल वेक्टर के इक्वल होगा, जिसको हमने क्या किया है, रिजोल्व किया है दो वेक्टर्स के अंदर. तो ये तो था सिंपली रिजोल्यूशन. कि रिजोल्यूशन होता क्या है, एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट कर देना इज नोन एज रिजोल्यूशन. ठीक है. अब देखिए,
इसको मेन समझेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, कि आपके पास एक प्लेन है, प्लेन मैंने आपको पहले ही बताया है क्या होता है। सपोज ये आपके पास x, ये आपके पास y और ये z, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपके पास z एक्सिस है। कोई भी दो एक्सिस, ये x और y अगर दो एक्सिस होंगे तो x और y के अंदर को हम क्या बोल सकते हैं कि ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्लेन बना रहे हैं। तो प्लेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब स्टडी करेंगे कि कैसे एक वेक्टर को रिजोल्व करके स्प्लिट करके दो वेक्टर्स में उनके हमें क्या स्टडी करने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। ये बेटा ये थोड़ा ध्यान से देखिए। अगेन हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो जब प्लेन के अंदर एक वेक्टर को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, समझे। प्लेन के अंदर हम एक वेक्टर को अगेन स्प्लिट कर रहे हैं, कितने कंपोनेंट्स में, टू कंपोनेंट्स में। और ये दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। फिर से समझिए, एक प्लेन के अंदर वी आर स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स, और उन टू वेक्टर्स को ही हम क्या बोलेंगे, टू कंपोनेंट्स में बोल सकते हैं। और ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिसको हम दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर रहे हैं, उन दोनों वेक्टर्स को ही जो परपेंडिकुलर होंगे, नोट एट अदर एनी अदर एंगल, सिर्फ जब 90 डिग्री पे ही होंगे, उन दो को हम वेक्टर्स को क्या कहेंगे कि ये दो कंपोनेंट्स हैं किसके, एक सिंगल वेक्टर के। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपके पास एक वेक्टर है r, इसको आपने क्या किया, दो वेक्टर्स में रिजोल्व कर दिया, एक तो ये और एक ये वेक्टर सपोज a है और ये वेक्टर सपोज b है। तो देखिए ये दोनों वेक्टर्स, वेक्टर a और वेक्टर b, क्या दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, यस डेफिनेटली बना रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, a और b क्या है, इस सिंगल वेक्टर r के क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हैं। लेकिन देखिए जब ये आपके पास r एक वेक्टर है, इसको आप ऐसे रिजोल्व कर रहे हो सपोज ये, तो क्या अब इनको आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोल सकते हो, नहीं, क्योंकि अभी ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं। तो जब एक वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हो दो वेक्टर्स में, और वो दोनों वेक्टर्स क्या हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि a और b आर द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है, देखिए एक x के अलोंग हो, एक y एक्सिस के अलोंग हो और एक z एक्सिस के अलोंग हो। तो देखिए यहाँ से a जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, b जो है वो y एक्सिस के अलोंग है, और हमें पता है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और x और y और z तीनों ही एक्चुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो जब आपके दो वेक्टर्स इन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तभी बोल सकते हो व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कहानी समझ आई। अब रिजोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और ये देखिए हमारे पास पहले एक ही वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है दो वेक्टर्स में। तो सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं सपोज ए वेक्टर, एक वेक्टर को तो सपोज करना पड़ेगा, तो सपोज ए वेक्टर a, ठीक है। उसको हमने देखिए ऐसे ये हमारे पास है y एक्सिस और ये हमारे पास है x एक्सिस और ये है हमारे पास ओरिजिन। तो हमने एक वेक्टर को सपोज किया है, वेक्टर a को, which can be represented like this, ये हम बोल देते हैं कि ये क्या है, r। एक वेक्टर a को हमने OR से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। देखिए a वेक्टर है, वेक्टर कैसे पता चला, इसके ऊपर एक एरो हेड अगर हम लगा देंगे तो वेक्टर a को हम OR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैं लिख सकती हूँ
A इज रिप्रेजेंटेड बाय OR, ठीक है। अब हमें इस वेक्टर को क्या करना है, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। तो रिजोल्व करने के लिए क्या करेंगे, रिजोल्व करने के लिए हम दो वेक्टर्स को रिजोल्व करना है किसके अलोंग, इस प्लेन के दो एक्सिस पे। तो एक एक्सिस तो कौन सा है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करना है और वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, OX के ऊपर। ध्यान से समझे, आर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, OX के ऊपर, और आर से ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, OY के ऊपर, ठीक है। अब जहां पे ये परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, तो ये इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, और इस पॉइंट को जहां पे ये R से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, जहां पे ये Y एक्सिस को कट करेगा, इसको हम नाम दे देते हैं Q। तो ये आपके पास जो यहाँ से O से P तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे AX। O से P तक का जो वेक्टर है उसको हम लिखेंगे क्या, AX। मतलब A का कौन सा कंपोनेंट, X कंपोनेंट, X एक्सिस के अलोंग जो A को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, एक कंपोनेंट होगा अलोंग X एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट होगा अलोंग Y एक्सिस। तो ये A का वो कंपोनेंट है जो X एक्सिस के अलोंग है, जो हमने कैसे बनाया, इस R से एक परपेंडिकुलर डाला इस X एक्सिस पे, जहां पे भी ये परपेंडिकुलर कट करेगा, इतने डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे कि ये A अलोंग X एक्सिस, मतलब A का वो कंपोनेंट जो किसके अलोंग है, X एक्सिस के अलोंग है, उसको हम लिख सकते हैं OP से। ऐसे ही देखिए, R से हमने Y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो ये O से Q तक का जो डिस्टेंस है, दैट मींस O से जो Q तक का डिस्टेंस है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इतना डिस्टेंस क्या है, A का कंपोनेंट है किसके अलोंग, Y एक्सिस के अलोंग। तो इसको हम लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ A अलोंग Y एक्सिस। ये सबको समझ आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस, नो प्रॉब्लम बेटा। अब हम लिखते क्या थे, बताया था ना मैंने, अगर ये R है, इस R को आपने दो कंपोनेंट्स A और B में, या दो वेक्टर्स A और B में रिजोल्व कर दिया है, तो क्या लिखते थे, R का जो इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के इफेक्ट के सम के इक्वल। तो यही करते थे, तो सेम हमें यहाँ पे भी वही करना है। ये जो A है, इस A का इफेक्ट या इस A का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा किसके, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के इक्वल। इसको आप लिख सकते हो AY, तो ये इक्वल होगा किसके, AX के मैग्नीट्यूड के प्लस AY के मैग्नीट्यूड के। क्लियर है। अब अगर हम ये मान ले, आपको पता है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तीन एक्सिस होते हैं, X, Y और Z। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है I, Y एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो होता है Z, और Z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है K। तो अगर हम ये मान ले कि I और J हमारे क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग और Y एक्सिस के अलोंग क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। तो ये आपके पास A क्या बन जाएगा, AX को हम क्या लिख सकते हैं, AX को हम लिख सकते हैं AX, और AX के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो। ऐसे ही AY को आप क्या लिख सकते हो, AY को आप लिख सकते हो AY का मैग्नीट्यूड, और ये होगा, हो गया जो Y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है वो, सॉरी दिस इज J। तो सिंपली इन दोनों की वैल्यूज को, AX और AY की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास A क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AX की जगह AXI प्लस ये आपके पास AYJ। ये क्लियर है। तो ये था आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ए के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक है ए अलोंग एक्स और एक होगा ए का कंपोनेंट वाई के अलोंग, ठीक है। तो ए एक्स और ए वाई दो क्या है, कंपोनेंट है। अब देखिए सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो ये ए एक्स है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा, और इस ए वाई को आप क्या लिख सकते हो, ए वाई या सिंपली ए साइन थीटा। ax भी लिख सकते हो, और ax को जब निकालोगे तो सिंपली ये a cos थीटा आ जाएगा, ay को जब निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, a sin थीटा आ जाएगा। तो मैं ये एक बार आपको निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए,
ये आपके पास जो A है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल, देखिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि क्या है, AX है, और इसको A cos थीटा भी बोल सकते हैं। A का कौन सा कंपोनेंट, कोस कंपोनेंट। इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, A अलोंग Y को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, A का साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स में हमने रिजोल्व किया था, ये भी बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ से सपोज ये जो A है, वेक्टर A, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ से हम ये ट्रायंगल लेंगे, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ORP। इन ट्रायंगल ORP बेटा, अगर यहाँ से अगर आप कोस थीटा निकालो तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है, OP है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, OR है। ठीक है, OP हमें नहीं पता, लेकिन OR की वैल्यू हमारे पास है, वो किसके इक्वल है, वेक्टर A के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास जो OP है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास A cos थीटा, यही होगा। और ये OP ही आपके पास क्या है, AX है। तो कैन आई राइट OP is equal to AX and this is equal to A cos थीटा। बताया था मैंने आपको कि इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में या दो वेक्टर्स में रिजोल्व किया, जो कि क्या है, 90 डिग्री टू ईच अदर है। एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वो हो गया AX, दूसरा कंपोनेंट A का ही वो होगा Y एक्सिस के अलोंग, जिसको हम बोल रहे हैं AY। इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। इसको आप AX लिख लो, या फिर AX की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A cos थीटा के इक्वल। क्लियर है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था AY है, उसको A sin थीटा भी बोल सकते हैं। कैसे, देखिए सेम ट्रायंगल लेंगे और इसमें अब cos थीटा निकालने की बजाय क्या निकालेंगे, sin थीटा निकालेंगे। ये समझ आ गया, AX किसके इक्वल है, A cos थीटा के। तो चाहे आप AX बोलो या फिर A cos थीटा बोलो। अब देखो, सेम ट्रायंगल लेंगे एंड इन द सेम ट्रायंगल वी विल फाइंड आउट द साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास है PR और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है OR। ठीक है, ये जो RP है बेटा, आपके पास OQ के इक्वल ही होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल ही तो है। तो इस PR को कैन आई राइट OQ, और ये OR तो हमारे पास है ही, ये A है। तो देखिए यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी A की साइन थीटा के साथ, तो आपके पास OQ कितना आ जाएगा, A साइन थीटा, और OQ ही आपके पास क्या है, AY। देखिए OQ ही क्या है, AY, तो आपके पास AY क्या आ गया, A साइन थीटा। यस, ये थे आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। समझ आए कैसे हमने एक वेक्टर A को A cos थीटा और A sin थीटा में चेंज कर दिया। क्लियर है ये चीज, किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो ए के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट मींस अलोंग एक्स एक्सिस, उसको आप क्या लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे A है तो AX लिखेंगे, यहाँ पे R है तो इसको क्या लिखेंगे, RX, ये Y है तो इसको क्या लिखेंगे, YX। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये आपका A cos थीटा हो सकता है, ये आपका A sin थीटा होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ ले, चले आगे। ओके, इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करें फिर। आपके पास ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, जल्दी बताएं, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक मास है 2 kg का, ये ऐसे 2 kg का मास है। A mass of 2 kg lies on a plane making an angle 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो वेट होगा उसको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कीजिए। रिजोल्व इट्स वेट्स अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये देखिए, ये 2 kg का मास यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जस्ट लाइक दिस, ये होगा mg। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस mg को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। तो एक कंपोनेंट तो होगा ये जो थीटा एंगल बना रहा है, तो वो कौन सा होगा, mg cos थीटा। मैंने बताया था ना, अगर ये A है
एक का हम ये मान ले कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये कंपोनेंट कौन सा होता है, ये होता है a cos थीटा। तो वही तो किया हमने, mg है और ये mg, सपोज इसको दो कंपोनेंट्स में जब रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट होगा ये, दूसरा होगा ये, तो ये थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो कौन सा होता है, cos थीटा। तो ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg sin थीटा। तो देखिए ऐसे हमने अगेन क्या कर लिया है, रिजोल्व कर लिया है। अब आपसे ये निकाला जाए कि mg sin थीटा क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। m आपको पता है मास दे रखा है कितना है 2 kg, g की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, साइन थीटा तो कितना लोगे, साइन और थीटा कितना है 30, तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2, तो 2 इंटू 10 इंटू 1/2 ये हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको mg cos थीटा निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो, कितना होगा, m आपको दे रखा है 2 kg, g की वैल्यू आपको पता है और cos 30 निकाल लीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। तो समझ आ गया कैसे रिजोल्व करना है कंपोनेंट्स में, क्लियर है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना समझ आया हो। ओके, एक चीज देखिए, ये जो रिजोल्व कर रहे हैं एक वेक्टर को, सपोज ये आपके पास एक वेक्टर था r, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, सपोज ये r है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट होगा वो होगा r cos थीटा, ये होगा r sin थीटा, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, r x भी लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, r y भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था ना थर्ड यूनिट में लॉज ऑफ मोशन में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एप्लीकेशंस क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। तो उन एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, वॉकिंग ऑफ ए मैन ऑन द ग्राउंड, ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। तो देखें कैसे एग्जाम्पल है, आप लोगों का 10 से 11 फ्री हो ना, कोई क्लास तो नहीं। ये देखिए, सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये एक मैन है, जस्ट लाइक दिस, ये इसका फुट है, ये अपने फुट से क्या कर रहा है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कुछ यही होगा, मतलब जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए अपने फुट को उठाएगा तो कुछ इसी पोजीशन में होगा उसका फुट। तो ये क्या करेगा, अपने फुट से इस ग्राउंड को प्रेस कर रहा है, मतलब इस ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये फोर्स है किसका, इस मैन के फुट का, जिस फोर्स से ये इस ग्राउंड को प्रेस कर रहा है, मतलब दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द फुट ऑफ द मैन ऑन द ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन। अब ये ग्राउंड का भी रिएक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि ग्राउंड आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये एक्शन है तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब एक चीज देखिए, इस रिएक्शन को क्या हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हैं ना, सिर्फ रिजोल्यूशन पढ़ा रही हूँ। एक कंपोनेंट ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस रिएक्शन इज मेकिंग सम एंगल, यहाँ से ये जो फोर्स है वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा। यहाँ से आप आर को रिजोल्व कर सकते हो, कैसे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आर कोस थीटा, और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस लाइन के ऊपर, तो इतना जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपके पास, ये वाला डिस्टेंस, ये होगा आर साइन थीटा। तो आपके पास ये जो है ये किसकी एप्लीकेशन है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की एप्लीकेशन है। इसमें किसी को डाउट है कैसे किया हमने, क्लियर है, एग्जाम में कर लोगे ना। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे ही बेस्ड है, कि आप सबने पार्क में रोलर देखा होगा ना जो गार्डनर है वो एक रोलर लेके कटिंग करता रहता है ग्रास की, वो देखा है, उसमें एप्लीकेशन है कि इट इज easier to pull a roller, lone roller, than to push it, मतलब इसको
पुल करना इजी है लेकिन पुश करना डिफिकल्ट है। ये एप्लीकेशन भी किसके ऊपर बेस्ड है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। कैसे, देखिए सपोज ये ग्राउंड है और ये आपके पास एक रोलर है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब इस रोलर पे जब आप इसको, हम फर्स्ट केस कर रहे हैं पहले किसका, पुलिंग का, कि पुलिंग में क्या होता है वो देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो रोलर है, ये रोलर अपने वेट की वजह से एक फोर्स लगा रहा होगा ग्राउंड के ऊपर, जो कि कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्लियर है ना आपको? इसके वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि इक्वल होगा mg के। और इस ग्राउंड की भी रिएक्शन होगी, वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सपोज आप जब इसको पुल कर रहे हो तो कुछ इस डायरेक्शन में इसको अपनी तरफ खींचोगे फोर्स लगा के, मतलब ये होगा फोर्स, ठीक है। अब आप क्या करो, देखिए अगर ये हॉरिजॉन्टल ही है, यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल माने ये, तो यहाँ से अगर आप इससे एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो इतने को आप क्या बोलोगे, ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, जो फोर्स आप लगा रहे हो इस डायरेक्शन में इसके हैंडल के ऊपर, तो ये कंपोनेंट होगा एफ कोस थीटा। और ऐसे ही यहां से ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपने क्या कर दिया, इस फोर्स को एफ को ब्रेक कर दिया, तो ये अगर एफ कोस थीटा है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब एफ वाई, और एफ वाई को क्या लिख सकते हो, एफ साइन थीटा। ये चीज समझ आई सबको? अब देखिए, ये अगर एक्शन है किसका, लोन रोलर का, किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो ये ग्राउंड की रिएक्शन है, ठीक है, एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये देखिए कि ये जो एफ कोस थीटा है ये इफेक्टिव पुलिंग फोर्स है, मतलब एफ का कौन सा कंपोनेंट, कोस कंपोनेंट, किसमें हेल्प करेगा, पुलिंग के अंदर हेल्प करेगा। और ये वेट है, इस को जब आप आगे की तरफ पुल करोगे तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा। तो जो इफेक्टिव वेट होगा, इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर, जिसको आपको क्या करना है, पुल करना है फोर्स लगा के, कौन सा फोर्स, एफ का कोस कंपोनेंट, एफ कोस थीटा आप अप्लाई करोगे इस रोलर के ऊपर इन ऑर्डर टू पुल इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो पुलिंग का फोर्स है वो किसके ऊपर लगाओगे, जितना इसका इफेक्टिव वेट होगा। इफेक्टिव वेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका वेट तो W है, नहीं देखिए इसका वेट अब W नहीं है, W में से एफ साइन थीटा क्या हो गया है, माइनस हो गया है। बात को समझे, इस रोलर का वेट कितना था, W था, मतलब mg था, लेकिन आप देखें अगर mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके ऑपोजिट एफ साइन थीटा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, सेम लाइन के अकॉर्डिंग। तो वेट में से ये एफ साइन थीटा कम नहीं हो गया है, तो इफेक्टिव वेट क्या, इसीलिए हम लिख रहे हैं इफेक्टिव वेट। तो ये जो वेट है, दिस वेट इज लेस देन W, समझ रहे हो, क्योंकि वेट में से एफ साइन थीटा कम हो गया है, जो कि एफ साइन थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है इस फोर्स का। तो ये कंपोनेंट इसके एक्चुअल वेट में से कम हो गया है, तो मतलब जो इफेक्टिव वेट है रोलर का इन केस ऑफ पुलिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम इजीली इसको क्या कर पाते हैं, पुल कर पाते हैं। अब देखेंगे पुशिंग में वेट कम होगा या बढ़ेगा। अब अगर हम पुशिंग वाला केस देखें तो पुशिंग में क्या होगा, देखिए अब आप जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में नहीं लगाओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, जस्ट लाइक अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लगाओगे, ऐसे पुश करोगे भाई तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो इसी डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बना दूं तो देखिए, चलो पूरा ही रब कर लेते हैं। ये आपके पास ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल है, ये इसके ऊपर आप रोलर है आपका, इस इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। देखिए तो जो फोर्स है बेटा वो इस डायरेक्शन में लगाओगे, पुश करने के लिए तो आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना, कुछ इस डायरेक्शन में। तो देखिए क्या ये जो फोर्स है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इसको अगेन आप क्या कर दोगे, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दोगे। एक कंपोनेंट तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए ये वाला,
ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एफ कोस थीटा। दूसरा कंपोनेंट होगा ये होगा एफ साइन थीटा। देखिए मैंने आपको बोला कि उस केस में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन अब आप इसको पुल नहीं कर रहे हो, आप इसको पुश कर रहे हो, तो अब जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस फोर्स को आप दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे। ये कंपोनेंट है एफ कोस थीटा, ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इसके वेट की वजह से भी फोर्स लग रहा है, जो कि कितना है, W है। समझ गए? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स हो गए, एक तो एफ साइन थीटा हो गया, एंड दूसरा फोर्स हमारे पास कौन सा है, सेकेंड फोर्स इज W due to its weight. So in downward direction, now in this case two forces are acting. ठीक है, one is this force का साइन कंपोनेंट, एंड दूसरा इज इसका खुद का जो वेट है उसकी वजह से भी जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स लगाओगे इन ऑर्डर टू पुश इट, वो कौन सा होगा, ये वाला फोर्स होगा कोस थीटा। तो देखिए जो एफ कोस थीटा है वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो इन ऑर्डर टू पुश इट, जो कि इक्वल होगा किसके, एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू के। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से W में ये जो F का कंपोनेंट था साइन कंपोनेंट वो माइनस हो रहा था, तो इसका इफेक्टिव वेट क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे W में F साइन थीटा बेटा ऐड हो गया है, तो इसका इफेक्टिव वेट है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो एक तो आप इतने वेट पे फोर्स लगाएं, एक आप इस वेट पे फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, पुल करना इजी होगा या पुश करना इजी होगा, तो पुल करना क्या होगा, इजी होगा। So that's why this is an application of resolution of vector. It is easier to pull a lone roller than push it. Clear है? तो एक एप्लीकेशन थी resolution of vectors के ऊपर, तो ये क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये तो हमने देख लिया कि अगर हमारे पास एक वेक्टर को अगर आप दो वेक्टर्स में रिजोल्व कर रहे हो, जस्ट लाइक दिस, ये आपके पास एक वेक्टर है r, इसको आपने क्या किया, दो वेक्टर्स में रिजोल्व कर दिया। दिस r इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये कंपोनेंट होगा r cos थीटा, और यू कैन राइट इज r along x axis rx। और यहाँ से सेम परपेंडिकुलर इफ यू आर ड्राइंग ऑन y एक्सिस, तो ये जो कंपोनेंट होगा यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का जो कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे r sin थीटा, एंड यू कैन राइट दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ r along y axis, ry भी लिख सकते हो। ये क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। व्हाट इफ वी हैव टू रिजोल्व इट इनटू थ्री कंपोनेंट्स, दैट मींस हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। अगर हमें आर को जेड एक्सिस के अलोंग भी अगर रिजोल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को रिजोल्व करेंगे इनटू थ्री डायमेंशंस और थ्री कंपोनेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of a vector in three dimensions। कि अब हमें एक वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स लेने हो और तीनों की जो डायरेक्शन हो वो हमारे तीनों जो डायमेंशंस है उनके अलोंग हो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशंस। तो हमारे पास अगेन हम क्या लेंगे, एक वेक्टर कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ वेक्टर ए। ठीक है, अब हम अगेन इसको क्या करेंगे, इसको तीन कंपोनेंट्स के अलोंग डिवाइड करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग इसको स्प्लिट करेंगे। ए का जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग उसको हम लिखेंगे ए एक्स, वाई के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए वाई, और जेड के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए जेड। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे जो A का इफेक्ट है that would be equal to the sum of the effects of all these vectors, तो ये होगा हमारे पास ax plus ay plus az, यही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं,
एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, वाई एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं वो होता है जे, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा के। तो देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास फुल वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर। एक्चुअली यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ द या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो फुल वेक्टर है इसको हम क्या करेंगे, ये जो फुल वेक्टर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फुल वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, इस ax को क्या लिखेंगे, ये फुल वेक्टर है तो इसको देखिए हम ऐसे लिखेंगे कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो हो गया आई, तो देखिए ये इसी फॉर्म में है, और ये हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ax। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं axi से, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ayj से, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं azk से। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से, अगर हमारे पास एक सिंगल वेक्टर को अगर हमें 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना हो, जस्ट लाइक दिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और आपको पता है एक्स वाई और जेड तीनों ही क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा जेड, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा वो होगा के। तो ये हो गया हमारा ए एक्स, ये हो गया हमारा ए वाई, और ये हो गया हमारा ए जेड। कोई डाउट किसी को? अब देखें यहां से, ये तो हो गया जो ए का इफेक्ट था, वो कि ए का जो इफेक्ट है वो हमारे पास ये होगा। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, कि ए का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से आप क्या कीजिए, इस पूरे का या सिंपली आप ए का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो इक्वल होगा किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको भी समझेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये क्लियर है ना आपको कि ए को आप ए एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स को आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा, ए वाई को आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए अगर मैं यहाँ से एक डायग्राम बनाना है फिर समझ पाओगे आप। ये मैं एक डायग्राम शो कर रही हूँ, ये देखिए आपके पास ए है, ये आपके पास ए वाई है, तो ए वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास वेक्टर ए था जिसको हम अब रिजोल्व करेंगे, इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब देखिए ये कंपोनेंट होगा वो होगा आपका ए एक्स, ये होगा ए एक्स, ये है आपके पास ए वाई,
और ये है आपके पास ए जेड। तो जो ए है और ए एक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे अल्फा। ए और ए वाई के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे बीटा। और ए और जेड के बीच में जो एंगल बनेगा ए जेड के बीच में उसको हम कहेंगे गामा। तो यहां से बेटा आपके पास ए एक्स को हम लिखेंगे ए कोस थीटा, ए वाई को हम लिखेंगे, ये आपके पास थीटा था, इसको आप अल्फा लिखिए इस एंगल्स, इन एंगल्स के अकॉर्डिंग। हम ए एक्स को लिखेंगे ए कॉस अल्फा, ए वाई को लिखेंगे ए कॉस बीटा, मतलब ए और ए वाई के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन लेंगे हम, ठीक है। और ए जेड को हम लिखेंगे यहाँ से ए कॉस, ये एंगल कितना है गामा, तो ये हम लिखेंगे गामा। यहाँ से अगर आप कोस अल्फा की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होगी ए एक्स ओवर ए। ऐसे ही कोस बीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो ये आपके पास आ जाएगा ए वाई ओवर ए। ऐसे ही कोस गामा की अगर वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास आएगा ए जेड ओवर ए। इनको बोलते हैं कोसाइंस ऑफ ये अल्फा बीटा और गामा, जो ए किसके साथ बना रहा है, ए एक्स के साथ, ए वाई के साथ और ए जेड के साथ। क्लियर है। तो ये आपके पास था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, वो होंगे आपके पास ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। क्लियर है बेटा। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देती हूँ आपको सो दैट आप समझ जाओ। आपके पास क्या है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है क्या इसके ऊपर, हाँ एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल लिखिए। A vector A is given as 2i plus 4j minus 5k. Find out its magnitude. आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखिए कई बार मैग्नीट्यूड नहीं देगा, वो ऐसे दे देगा फाइंड, ये इसका मतलब क्या है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको, कि जो मैग्नीट्यूड होगा उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे ही फाइंड आउट करोगे। तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए। कैसे करोगे, देखिए ये किसकी वैल्यू है, ए को हमने कैसे लिखा था, हमने लिखा था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसे ही लिखा था। तो यहाँ पे देखिए ए का मतलब क्या है, ए एक्स का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स को। 4 है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाई को। और ये -5 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जेड को। क्लियर है। तो सिंपली अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो किसके इक्वल होगा, ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस ए वाई कितना है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस ए जेड कितना है -5, तो ये प्लस और -5 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लीजिए, दैट वुड बी द आंसर। कितना आया आंसर जल्दी से बताना। निशांत ने निकाल लिया, साक्षी ने निकाल लिया, मनीषा ने निकाल लिया, ओके। बाकियों को नहीं पता, बाकियों को आता है, उनको निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है क्या, जल्दी निकाले, आई एम वेटिंग। आगे नहीं चलेंगे जब तक, और आप लोगों का ही टाइम वेस्ट हो रहा है, देखिए। यस अगेन, ओके मुस्कान, 1 मिनट और, कनिका, ओके ओके, ये तो ठीक है, मुझे पता है ये आप निकाल लोगे। अब आप निकालिए, अब आपको क्या निकालने हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, तीनों निकालिए जल्दी से। कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, कोस अल्फा का फॉर्मूला होगा ए एक्स ओवर ए। अब देखिए ए आपने निकाल लिया होगा, ए एक्स का मतलब आपको पता है और ए का मतलब है मैग्नीट्यूड। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यूज निकाल के बताइए मुझे। देखिए मैं इसको आपको जल्दी जल्दी भी करा सकती हूँ, लेकिन ठीक है जितना करें अच्छे से करें। कोस अल्फा कितना आया, कोस अल्फा कनिका ने निकाला 2√45, ठीक है। कोस अल्फा ठीक है, बाकी लोग, मुस्कान कोस अल्फा ठीक है।
कोस बीटा गामा नहीं निकालोगे क्या? तीनों लड़कियों ने कोस अल्फा निकाला है, बीटा और गामा, ठीक है निकाल लोगे, पता है ना कैसे? देखिए कोस अल्फा निकालने का फॉर्मूला था ए एक्स ओवर ए, तो ए एक्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 2, ये जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये आपकी इक्वेशन ये थी ना 2i प्लस 4j माइनस 5k, तो यहाँ से ये जो 2 है बेटा ये ए एक्स है, तो ये हो गया 2 ए एक्स अपॉन में ए की वैल्यू अभी आपने निकाली होगी, कितना आया होगा इसको सोल्व करके जो भी आंसर आया होगा, तो वो हो गया √45। ऐसे ही कोस बीटा में क्या करेंगे, ए वाई कितना है 4 है, तो ये हो गया 4 ओवर √45, ये 45 तो सब में ही सेम रहेगा, और कोस गामा क्या रहेगा ए जेड कितना है -5 है, तो ये होगा -5 ओवर √45। क्लियर है ना? अब इससे आगे नहीं जाएंगे। ओके, मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करा देती हूँ, पता नहीं इतना। ओके, एक चीज और देखें, देखिए टाइम वेस्टेज नहीं है, एक टॉपिक और करा दूं, सिलेबस में तो नहीं है, छोटा सा टॉपिक है बस, वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, वेक्टर एडिशन व्हेन दे आर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे रखे हो तो हम वेक्टर्स की एडिशन कैसे करेंगे, तो वेक्टर एडिशन व्हेन वेक्टर्स आर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसका मतलब क्या बोल रहा है, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो ये दोनों ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन का मतलब अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब आप इन वेक्टर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करोगे, 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व करोगे। मैंने एक्स वाई और जेड प्लेन की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ एक्स और वाई प्लेन की बात की है, तो इसका मतलब सिर्फ दो वेक्टर्स में ही करोगे ना, ये क्लियर है ना? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हाँ यू आर राइट। तो हम ए को अगर हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने लगे तो ए को हम कैसे लिखते थे, याद है ना? इसको हम लिखते थे ए एक्स आई प्लस ए वाई जी, ऐसे ही लिखोगे। ऐसे ही बी को कैसे लिखोगे आप, बी को आप लिखोगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, क्योंकि हमने बी के दो कंपोनेंट्स कर दिए, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस, ऐसे ही ए के भी दो कंपोनेंट्स कर दिए अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। अब इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे वेक्टर एडिशन, देखिए आर, अगर मैं ऐसे मान लूं कि ये आपके पास दो वेक्टर्स थे जो आपके पास आए हैं आर का रिजोल्यूशन करके, ये ए और ये बी, ये आप बोल सकते हो। तो अगर मैं ये लिख दूं कि आर जो है वो ए प्लस बी के इक्वल होगा, लिख सकते हैं यहाँ से। ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है इसके, ए की वैल्यू रख दीजिए, आर किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, क्लियर है, प्लस बी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, कर सकते हैं। अब आई वालों को एक साथ लिख दीजिए और जे वालों को एक साथ, तो कैसे आ जाएगा आपके पास, आर आपके पास बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और यूनिट वेक्टर को कॉमन ले लीजिए। देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से मैंने आई को कॉमन लेके इन दोनों का एडिशन कर दिया, ठीक है, प्लस ए वाई प्लस बी वाई, और ये हो गया जे, क्लियर है। अब अगर r के भी हम दो कंपोनेंट्स लिखे, मैं इस r को ऐसे लिख सकती हूँ, r इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो देखिए जो आर एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आर एक्स सिंपली हो जाएगा किसके, इसके, तो आर एक्स हो गया किसके, ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ए वाई प्लस बी वाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये सिंपली आपको समझाना था। अब अगर यहाँ पे तीन इन वेक्टर्स को अगर मैं एक्स वाई प्लेन में ना लेके एक्स वाई और जेड प्लेन की बात करूं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ए में एक वेक्टर और जोड़ दो, एक कंपोनेंट और जोड़ दोगे, कौन सा, ए जेड के, यहाँ पे भी एक कंपोनेंट और जोड़ दोगे, कौन सा, बी जेड के, क्लियर है। तो आर का भी एक कंपोनेंट और बन जाएगा, कौन सा, आर जेड के, तो आर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, आर एक्स इक्वल हो जाएगा ए एक्स प्लस यहाँ से बी एक्स प्लस सॉरी ए एक्स और बी एक्स
आर सॉरी ए एक्स ए वाई और ए जेड, आर वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ठीक है ठीक है, एक मिनट। आर एक्स होगा बेटा आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स के, आर वाई होगा आपके पास ए वाई प्लस बी वाई के, और आर जेड होगा आपके पास ए जेड प्लस बी जेड के। ठीक है, तो ये था आपके पास। अब चलते हैं मेन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये सबसे मेन है आपके पास कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इनका हम प्रोडक्ट कैसे करें। सिंपली हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, मान लो आपके पास एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 6, इनका हमें सिंपली अगर प्रोडक्ट करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे 5 into 6 एंड वी विल गेट आंसर 30। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ए और बी को मैंने अगर वेक्टर कर दिया, सपोज प्रोडक्ट ले लिया, तो यहाँ पे दो टाइप की प्रोडक्ट होंगी आपके पास। ए तो होगा ए डॉट बी, इसको हम रीड करते हैं वेक्टर ए डॉट बी या सिंपली ए डॉट बी। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एक बार आपको डॉट मिलेगा तो ये बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट, एक बार दो वेक्टर्स के बीच में आपको क्रॉस मिलेगा तो इसका मतलब होगा, इसको हम रीड करेंगे ए क्रॉस बी या वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ये दो टाइप की प्रोडक्ट्स है। इसमें रिजल्ट जैसे हमने यहाँ पे सिंपली दो वेक्टर्स को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 30 लिख दिया, तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी नहीं आएगा, आंसर क्या होगा डिफरेंट। तो वेक्टर्स के अंदर जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो डिफरेंट टाइप की मल्टीप्लीकेशन होती है, क्योंकि उसके अंदर वेक्टर्स के जो एडिशन के या प्रोडक्ट के जो रूल्स होते हैं उनको लेते हुए हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, वही हमें समझना है। तो सिंपली वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो दो टाइप का है। कौन कौन सा, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज डॉट प्रोडक्ट, और बेटा इस डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये आपको पता है कि किसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, दो वेक्टर्स का। सपोज आपके पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी। तो यहाँ पे एक वेक्टर ए दूसरे वेक्टर बी के साथ क्या करोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो जो आंसर जो भी आएगा यहाँ पे वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। यहाँ पे आपको जो भी आंसर मिलेगा वो कैसा होगा, स्केलर। तो है दोनों क्या वेक्टर्स, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट समझ जाइए यहाँ पे दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है, तो जो भी रिजल्ट में आपको मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। अब है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स हैं, इनका जब प्रोडक्ट लोगे क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों के बीच में साइन कैसा है, क्रॉस, तो यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी बेटा। इसीलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें किसी को कोई डाउट है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में? अगर डाउट है तो अभी बता दीजिए। डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मींस वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिजल्ट में क्वांटिटी मिलेगी दैट वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी मिलेगी इनका दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो देखिए दोनों सेम वेक्टर्स हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट अलग आ रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स है। अब सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। देखिए बेटा, अगर मैं आपको इसके डीप में ले जाना चाहूँ तो बहुत ज्यादा डीप में ले जा सकती हूँ, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्लियर कर लें और आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें भी कुछ ऐसा ना हो कि हमने कुछ मिस कर दिया है। ठीक है, तो बीच का रास्ता यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट को मैं अगर कराने लगी तो मुझे एक लेक्चर चाहिए आप लोगों को कराने के लिए। तो डॉट
प्रोडक्ट, और हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर तो चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए, तो टू वेक्टर्स। तो क्या होगा, सिंपली, ये मैं आपको डेफिनेशन बाद में कराऊंगी, पहले आप समझ लीजिए। सपोज ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी, एंड बेटा थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब ये दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या है, एक एंगल है थीटा। तो हमें इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो एक वेक्टर है ए, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे किसके साथ, दूसरे वेक्टर बी के साथ। तो जो आंसर आपको मिलेगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली जो फुल वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड हम क्या लिख रहे थे, वहां पे ए लिख रहे थे ना, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। तो हम नॉर्मली ये ऑप्ट करते हैं कि फुल वेक्टर, ये क्या है, फुल वेक्टर, ये भी फुल वेक्टर। तो जब इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। इसका ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए लिखो और चाहे आप ये लिखो, दोनों का मतलब ही क्या है, मैग्नीट्यूड। बी, फुल वेक्टर बी को आप क्या लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड होगा बी, और सिंपली बी। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका हमें कोसाइन लेना है, कोसाइन का मतलब कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी और कोस थीटा। तो यहां से अब हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन निकालेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए स्केलर। ये स्केलर है क्योंकि ए भी स्केलर है, बी भी स्केलर है, और कोस थीटा भी स्केलर है, तीनों ही स्केलर हैं। तो ये जो क्वांटिटी हमें मिली है दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट करने से, वो कैसी क्वांटिटी मिली है, स्केलर। पहली बात तो ये कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी। कि दो वेक्टर है ए एंड बी, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका ए का मैग्नीट्यूड होगा ए, इसका मैग्नीट्यूड होगा बी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका हम क्या लेंगे, कोसाइन लेंगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट रह गया हो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो एक स्केलर होगा और वो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी विच इज ए एंड बी, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। तो ये आपके पास हो गया ए बी कोस थीटा। और थोड़ा डीप में करा दूं, यहाँ तक काफी है। अगर आप थोड़ा और करना चाहें कि ये हमने ए बी, नहीं नहीं करना है मुस्कान आगे, ओके करा रही हूँ। देखिए ये, इसको देखिए आप दो तरीके से लिख सकते हो, प्लीज थोड़ा डीप में समझ लीजिए, आज समझ लोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए बी कोस थीटा। इससे क्या पता चल रहा है, बी कोस थीटा से, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये बी कोस थीटा वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब ये बी कोस थीटा पक्का बी का क्या है, एक कंपोनेंट है। बात समझ आई, समझ पा रहे हो ना। बी को अगर हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखोगे ना भाई। अगर ये आपके पास बी है, इस बी को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दूं तो ये दो कंपोनेंट्स यही होंगे, तो ये होगा बी कोस थीटा और ये होगा बी साइन थीटा। तो यहाँ से बी कोस थीटा का मतलब क्या है, ये पक्का बी का एक कंपोनेंट रहा होगा। दूसरा, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी इंटू ए कोस थीटा। समझ रहे हो। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये एक ए का कंपोनेंट है, समझ रहे हो। अब हम इसको करेंगे कैसे, इसको प्रूव कैसे करके दिखाएंगे कि देखिए ये बी का कंपोनेंट है और ये ए का कंपोनेंट है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं प्रॉब्लम है तो अब मैं मेरे प्रोसेस पे चलती हूँ। देखिए ये आपको समझ आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट ए बी, दो वेक्टर्स हैं, उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वी विल गेट ए बी कोस थीटा।
अब देखिए ये कैसे आया हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे आया स्टूडेंट्स कि दो वेक्टर्स ले लेते हैं ए और बी, और उन दोनों के बीच में एक स्मॉल एंगल लेते हैं। ये देखिए ये है सपोज हमारे पास वेक्टर बी, ये है ओ और ये है क्यू, और ये है हमारे पास दूसरा वेक्टर, इसको थोड़ा ये है हमारे पास वेक्टर ए, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अब देखिए मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे इस ओ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं किसके ऊपर, अगर हम इसको मान लेते हैं पी, ठीक है, ओपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे, ये यहाँ पे, तो अब यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ओ से, इसको नाम दे दीजिए आर। इस ओ आर को हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए मुझे मैसेज करके। मैंने क्यू से ओपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, तो ओ से आर तक के डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, नोबडी, मतलब वेक्टर समझ नहीं आया, किसी को नहीं समझ आया, कोई एक सिंगल बच्चा नहीं। ओ आर कोस थीटा, हाँ कोस थीटा, ओ आर कोस थीटा, निशांत देखिए, अच्छा ठीक है आप पहुंच गए हो कुछ हद तक। क्या यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगी तो आपको ये नहीं लग रहा ये बी कोस थीटा बन जाएगा, समझिए बात को, यही तो करते थे भाई। ये आपके पास सपोज एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे कि ये ए का प्रोजेक्शन है इस साइड के ऊपर, तो इतने डिस्टेंस को हम ये बोल सकते हैं कि ये ए का कोस कंपोनेंट है, इसको हम लिख सकते थे ए कोस थीटा। और यहीं से अगर हम वाई एक्सिस पे के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल दे तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते थे, ए साइन थीटा। तो वही तो किया है मैंने, बेशक ये वेक्टर ए है, ओपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैंने क्यू से इस ओपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये क्या है, ये बी का प्रोजेक्शन है इसके ऊपर, इस ओपी के ऊपर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओ से ए को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बी कॉस थीटा। नहीं समझ आया अभी भी, क्लियर है, क्लियर है ना, इसीलिए आपको करा रही थी कि जो भी डाउट्स हो वो रहे ना। एक तो है ये लिखने का तरीका। अब एक चीज देखिए, अगर मैंने इसको ये लिख दिया ए डॉट बी, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं क्या, ए बी कोस थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप क्या कहोगे कि जो हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देखिए ये क्या है ए का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है वेक्टर बी का कोस कंपोनेंट, जो कि किसके अलोंग है, ए के ही अलोंग है। बात समझ आई, ये तो हो गया ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। ये देखिए ये जो बी का कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी cos थीटा, जो किसके इक्वल है, ए के ही अलोंग है, इक्वल नहीं, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में बी cos थीटा है। तो यहाँ से आप ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो, ए बी cos थीटा। तो यहाँ से आप ये बता सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। ये समझ आया, समझ आ गया, आगे चले। अब देखिए अगर मैं ए डॉट बी को अगर ऐसे लिख दूं बी ए cos थीटा, तो ये क्या होगा, इसको आप कैसे बोलोगे कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अब मैं ये प्रूव भी करके दिखा देती हूँ आपको, कैसे प्रूव करेंगे, ये आपके पास ये है,
ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, यही था, ये है आपके पास ओ। अभी तो हमने क्या किया था, बी से ए के ऊपर परपेंडिकुलर डाला था, अब मैं क्या करूं, ए से बी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं। समझिए बात को, अब हम क्या करेंगे, ए से यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे ऐसे। तो ये आपके पास था ओ, ये था आपके पास पी, तो ये जो ओपी था क्या था, ये वेक्टर ए था, तो मैंने पी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया किसके ऊपर, इसके ऊपर, ये आपके पास है ओ, सपोज क्यू। ओ क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी को। तो मैंने पी से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको नाम दे दीजिए ओ एन। तो ओ एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ए का कंपोनेंट है ये, क्योंकि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। क्लियर है, और ये cos थीटा किसके अलोंग है, ये वेक्टर बी के अलोंग है। तो यहाँ से आप ये इसको ये लिख सकते हो, a डॉट बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये देखिए b का तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और इसी की डायरेक्शन में a का cos कंपोनेंट ले रहे हैं। बेटा समझ आ गया तो ठीक है, आगे चले। हाँ बेटा कंप्लीट करा रहे हो, चले आगे, समझ आ गया। देखिए कुछ बड़ी बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली ये कर रहे हैं कि जब भी हमें एक वेक्टर को रिजोल्व करना होता है, सपोज ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी है, इसको अगर दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना होगा तो इसका जो यहाँ पे ये एरो हेड है वहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास थीटा वाला कंपोनेंट होगा बी कोस थीटा, और ऐसे ही अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये बन गया ए साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा। अब मैंने किया क्या, बी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस होगा वो होगा बी कोस थीटा। अब ए से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डाला है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ए कॉस थीटा। बस ये था आपके पास, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनकी अगर प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा जेड, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा बेटा के। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, वेक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आई और आई मतलब दो यूनिट वेक्टर्स अगर आपके पास ऐसे हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, वो हमेशा 1 होगा। क्यों होगा 1, यहाँ से देखिए, इसका डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसका आई का मैग्नीट्यूड लोगे आप तो आई का मैग्नीट्यूड सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपके पास होगा 1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1, तो यहाँ से भी इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा 1। और क्या लिखते हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन लेते हैं। तो जब दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 ये 1 और कोस 0, तो ये क्या हो जाएगा कोस 0 कितना होगा 1, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर 1। इसीलिए आई और आई की रखो तो ये कितना होगा 1 होगा, जे डॉट जे लो तो भी 1 होगा, के डॉट के लो तो भी क्या होगा 1, लेकिन आई डॉट जे लोगे तो वो क्या होगा 0 होगा, हमेशा याद रखो, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1, आई और जे के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना होगा 0। ऐसे ही जे डॉट के लो तो भी 0 होगा, के डॉट आई लो तो भी 0 होगा। मतलब याद रखो, दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको 1 देगा, बाकी जहां पे भी जो मल्टीप्लीकेशन दिखे उसको सीधा आप 0 रख दो। ये चीज क्लियर है, कोई किसी को डाउट तो नहीं इसमें, ये इसका यूज होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो वो क्या आता है, स्केलर आता है, हम सबको पता है। तो आप इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हो
या फिर बी डॉट ए बी लिख सकते हो। दोनों का मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी ए बी कोस थीटा होगा, इसका मतलब भी बी ए कोस थीटा लिखो या फिर ए बी कोस थीटा लिखो, तो दोनों ही क्या है, सेम है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो दो वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा रहेगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लोगे इन दो वेक्टर्स का तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ये मैंने आपको कराया था जब वेक्टर्स का बेसिक कराया तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव। सेकंड, कम्यूटेटिव का मतलब समझ गए ना, चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, रिजल्ट विल सेम। दूसरा क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट का जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे वो कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होगा, सपोज आप ये लिखो ए डॉट बी प्लस सी, वो किसके इक्वल होगा, वो सिंपली होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्लियर है, ये इसके इक्वल होगा, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। दूसरा क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, कि सपोज डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो किसका, एक वेक्टर का विद इटसेल्फ, एक वेक्टर है उसी का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, ये इक्वल होगा टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा और इसके स्क्वायर के इक्वल। ऐसा क्यों बेटा, देखिए ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ए, और दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0, तो cos 0 कितना हो गया, 1, तो यहाँ से सिंपली क्या बन गया, ए स्क्वायर। ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं इनमें, ओके। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स, क्या हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो यस, हमारे पास जो वर्क डन है वो हमें कैसे मिलता है, वर्क डन को हम W से लिखते हैं, एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा तो आपको वर्क डन जो मिलेगा वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बताया था ना कि सपोज यहाँ पे एक आपने बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ एस, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा एफ, इसका मैग्नीट्यूड होगा एस, और कोस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, बॉक्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में तो थीटा कितना, 0 डिग्री, कोस 0 कितना हो गया, 1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, वर्क डन। तो देखिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल गिव अस ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। वन इज दिस एग्जांपल। सेकंड, आपके पास बेटा पावर भी है, वो भी हमें डॉट प्रोडक्ट से मिलती है, किसका डॉट प्रोडक्ट, फोर्स एंड वेलोसिटी का। इन द सेम वे आप 12th में एक क्वांटिटी पढ़ोगे, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, ये दो क्वांटिटीज B डॉट A, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और एरिया वेक्टर, दो क्वांटिटीज है। एरिया को तो देखिए मैं वेक्टर ही बोल रही हूँ, और ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी या इंटेंसिटी, ठीक है। उन दो क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। किसी को कोई डाउट, तो अगर आपसे एग्जांपल्स पूछे जाएं डॉट प्रोडक्ट के तो वो आप बता सकते हो, कोई डाउट नहीं, आगे चले। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे कैसे, ऐसे तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप इजीली कर सकते हो। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं हो पाएगा आज। डॉट प्रोडक्ट इन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कि हमारे पास दो वेक्टर्स अगर हैं तो उनका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो देखिए सपोज आपके पास ये एक वेक्टर है ए, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसे लिख सकते हो।
दूसरा वेक्टर है आपके पास वेक्टर बी, उसको आप क्या लिख सकते हो, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी। तो क्या करोगे, देखिए ए डॉट बी करोगे तो इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा किसके साथ, देखिए मैंने यहीं पे लिख दिया, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, यही करोगे। तो अब क्या करोगे, पहले ए एक्स आई का पूरे इसके साथ प्रोडक्ट करोगे डॉट प्रोडक्ट, फिर ए वाई का इस पूरे के साथ करोगे, और फिर ए जेड का इस पूरे के साथ करोगे, यही करोगे ना। लेकिन हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए जब हम ए एक्स आई का बी एक्स आई के साथ ए एक्स, यहाँ से ए एक्स आई का जब इस पूरे तीनों टर्म्स के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स और यहाँ से बी एक्स और आई दोनों का यूनिट वेक्टर आई और आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। प्लस यहाँ से देखिए ए एक्स आई का जब बी वाई जे के साथ करोगे तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0। तो इस टर्म का जब इस टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 मिलेगा। इन द सेम वे आई और के का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी 0 मिलेगा। मतलब जब ए एक्स आई का इस पूरी टर्म के साथ कर रहे हो तो हमें रिजल्ट सिर्फ ये मिलेगा। ऐसे ही इस पे आ जाओ, जब ए वाई जे का करोगे तो यहाँ से देखिए ए वाई जे का बी एक्स आई के साथ करोगे तो यहाँ पे जे है और यहाँ पे आई है, यहाँ से भी 0, यहाँ से जे है और यहाँ से जे है, यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट होगा ए वाई और बी वाई, क्योंकि जे और जे तो आपको क्या देंगे, 1 देंगे। ऐसे ही ए वाई जे और बी जेड के का करोगे तो जे और के 0 मल्टीप्लीकेशन देगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही समझ गए होगे, ए जेड और बी जेड से रिजल्ट मिलेगा। समझ आ गया ये, तो ए डॉट बी कितना आ गया, ये आ गया। क्लियर, कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो तो फिर फटाफट एक न्यूमेरिकल निकाल के दिखाइए मुझे। न्यूमेरिकल है आपके पास, काफी लोग तो बोर हो गए होंगे, है ना। देखिए आपके पास एक फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स जो कि गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इतना न्यूटन, ए फोर्स ऑफ दिस मच न्यूटन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी। जब ये फोर्स आप किसी पे अप्लाई कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो बिल्कुल सेम ही है। तो बताइए कि कितना वर्क डन होगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। तो बताइए कितना वर्क डन होगा, जल्दी बताएं। एफ एस, आज तो मैम हम फंस गए, 29। ओके 29 आ गया ना। कोई ऐसा तो नहीं जिसको मैं करके दिखाऊं, नहीं, हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जरूरत होती है। देखिए मैम हम इंटेलिजेंट थोड़ी ना है, ये लोग इंटेलिजेंट है, प्लीज हमें समझाइए। ओके बेटा देखिए, ये दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा, ये फोर्स है 2i प्लस 3j प्लस 4k, यहाँ से ये इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्लियर, अब मैंने आपको बताया था क्या होगा, ए एक्स, ये है ए एक्स, ये है बी एक्स, ए एक्स बी एक्स मिलेगा। तो यहाँ से सिर्फ आई के साथ कर दीजिए, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, के साथ कर दीजिए, बस। तो यहाँ से 2i और 2i कितना होगा, 4, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट 1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ से 3 और 3 9 मल्टीप्लाइड बाई जे का डॉट प्रोडक्ट 1 प्लस 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो आंसर इज 16, 4 20 और 9 29, और वर्क डन है तो यूनिट क्या होगी, जूल। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो ठीक नहीं है, 1.5 घंटा हो गया है। कल के लिए हम वेक्टर, कल के लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे प्लस प्रोजेक्टाइल करेंगे। तो